वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्फोरस साइकिल। अब ये फास्फोरस साइकिल क्या है? फास्फोरस साइकिल एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से फास्फोरस मूव होता है थ्रू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसमें एटमॉस्फेयर नहीं आता क्योंकि फास्फोरस की जो स्पीशीज़ हैं, फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली लेस वोलेटाइल रहते हैं और वो गैसियस फेज में जाना पसंद नहीं करते, यानी एटमॉस्फेयर में नहीं जाते। फास्फोरस की बहुत ही कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जो गैसियस फेज को पसंद करते हैं या गैसियस फेज में जाते हैं या गैसियस स्टेट में जाते हैं। सिंपली इतना याद रखना। अब ये फास्फोरस है क्या और हम इसका साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं? फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फास्फोरस इन्वॉल्व होता है एटीपी में, जो एक एनर्जी सोर्स है या एनर्जी करेंसी जिसे कहते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स की। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डीएनए, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इसी से तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में जो बोन्स और टीथ रहते हैं इनमें ये जो फास्फोरस रहता है एज कैल्शियम फॉस्फेट। इसी तरह से इंसेक्ट स्केलेटन में भी कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, तो वहाँ पे भी फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन्स में जो फॉस्फोलिपिड रहता है उसमें भी फास्फोरस रहता है एक कंस्टिट्यूएंट। सो इससे हमें पता चलता है कि फास्फोरस कितना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ये फास्फोरस आता कहाँ से? अगर हम इसका मेन सोर्स देखेंगे तो मेन सोर्स इसका है रॉक्स एंड सेडिमेंट्स और वॉल्केनोज मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जो फास्फोरस साइकिल है ये बहुत ही स्लो साइकिल है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही स्लो है। अब जो इसका सोर्स है रॉक्स या वॉल्केनोज, इनसे किस तरह से ये फास्फोरस निकलता है और फिर किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में जाता है और फिर किस तरह से वापस आता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप, बाद में इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखाएंगे। तो पहले इसके स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसके जो मेन स्टेप्स हैं उसमें जो पहला स्टेप है वो है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक्स रहती हैं या वॉल्केनोज रहती है, वहाँ जब रेन पड़ता है रॉक्स पे या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या रॉक्स में इरप्शन होता है, या मैं बोलूँगा कि जब वेदरिंग होती है तो इन रॉक्स से फास्फोरस निकलता है एज फॉस्फेट आयन, PO4 2 नेगेटिव आयन, और ये चला जाता है सॉइल में। इवन कि ये हाइड्रोजन फॉस्फेट या फास्फोरस एसिड की सूरत में भी बाहर आता है। तो यहाँ से चला जाता है ये कहाँ पे? सॉइल और वाटर में। अब सॉइल में क्या होता है? सॉइल में इन फॉस्फेट आयन्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, या मैं बोलूँगा सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स और ATP एक्स्ट्रा, या सेल मेम्ब्रेन्स में ये फॉस्फोलिपिड्स में काम आता है। तो इसको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में यूज़ करते हैं इन कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए या इन स्पीशीज़ की सिंथेसिस के लिए। अब प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, तो ये प्लांट्स से चला जाता है एनिमल्स में। जब एनिमल्स में चला जाता है तो एनिमल्स भी इसको DNA, RNA और ATP के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ में बोन्स और टीथ में भी ये इस्तेमाल होता है क्योंकि बोन्स और टीथ में कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो इस तरह से ये प्लांट्स से एनिमल्स में गया। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो एक्सक्रीशन करते हैं, मैं बोलूँगा एनिमल्स जो एक्सक्रीशन करते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया। तो इसका मतलब इसके बाद में जो स्टेप आता है, मैं कहूँगा कि वो जो स्टेप है वो है डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स और एनिमल्स या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है उससे ये फास्फोरस चला जाता है वापस सॉइल में, क्योंकि इन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और फंजे, और इनसे जो फॉस्फेट आयन्स हैं वो वापस सॉइल और वाटर में चले जाते हैं। अब सॉइल से जब रेन आती है या वाटर आता है, वाटर अपने साथ में इन फॉस्फेट आयन्स को बहा के ले जाते हैं, या उसको कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, वाटर रन ऑफ के साथ में या लीचिंग ऑफ सॉइल।
यानी सॉइल से लीच आउट होके ये फॉस्फेट आयन्स फिर से वाटर में चले जाते हैं। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये फॉस्फोरस जो ये सेटल हो सकता है एट द बॉटम ऑफ सी, और वहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं वापस, यानी वापस सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे फॉस्फोरस के, या फॉस्फोरस सेटल होगा वहाँ पे सेडिमेंट्स में, इतना याद रखना। सेडिमेंट से फिर से ये वापस वैसे ही साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद में ये सेडिमेंट्स फिर से रॉक्स में बदल जाते हैं। जलजले जब आते हैं तो ये उभर जाते हैं, ये कभी कभी सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं या इससे बॉटम से ऊपर आ जाते हैं, तो फिर से ये रॉक्स अपना जो है साइकिल फिर से चालू कर देती है। अब इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स है वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो फॉस्फेट रिलीज़ होता है उससे फॉस्फोरस लेवल बढ़ जाती है सॉइल में और वाटर में। अगर ये वाटर में बढ़ गई इस फॉस्फोरस लेवल तो वहाँ पे यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, यानी वहाँ पे फॉस्फोरस पोल्यूशन होता है। उससे क्या होता है, उससे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाती है, जिसे हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और अगर एल्गी पानी में बढ़ गई तो वहाँ पे जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसकी लेवल कम हो जाती है, ये बात याद रखना। तो इससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है, बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये था फॉस्फोरस साइकिल स्टेप्स में। अब हम इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखाएंगे। देखिए, शुरुआत की हमने रॉक्स से और वॉल्केनोज से। रॉक्स और वॉल्केनोज का जब इरोजन होता है या जब रेन आती है, इन पे पड़ती है, तो ये फॉस्फेट आयन्स चले जाते हैं सॉइल में या वाटर में। ठीक है, या सॉइल से भी ये वाटर में चले जाते हैं और वाटर रिजर्वर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होके फिर से वही फॉस्फेट रॉक्स बना देते हैं, यानी फॉस्फेट इन रॉक्स या फॉस्फोरस इन रॉक्स। अब ये फॉस्फेट जब सॉइल में होगा तो कुछ हिस्सा इसका प्लांट्स यूज़ करेंगे। प्लांट्स फॉस्फेट आयन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए डीएनए, आरएनए या एटीपी एक्स्ट्रा जो भी बनाना हो वो बनाते हैं। इसके बाद में प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, या प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं उसके बाद में तो ये डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब पहले फॉस्फेट यहाँ, फॉस्फोरस यहाँ पे था प्लांट्स में, उसके बाद में एनिमल्स में था, एनिमल्स ने भी यूज़ किया, प्लांट्स ने भी यूज़ किया, लेकिन ये जब डेड हो जाएंगे तो यहाँ पे डिके प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो बैक्टीरियल एक्शन है या जो फंजे करते हैं, उस डिके के ज़रिए से ये डिकम्पोज हो जाता है ये पूरा मैटर, और ये ऑर्गेनिक मैटर, और इससे फॉस्फेट्स वापस निकलते हैं और ये वापस सॉइल में चले जाते हैं, और सॉइल से ये वापस डीप सी में चले जा सकते हैं या शैलो सी वाटर रिजर्वर में चले जा सकते हैं, और वहाँ से फिर से ये ये जो रॉक्स हैं या वॉल्केनोज फिर से बन सकते हैं, और फिर से ये साइकिल चालू होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो साइकिल है ना, ये बहुत ही स्लो साइकिल है, इसको बहुत साल लग जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।